अब देखो भाई, कैसे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को। मतलब पहले हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर की यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब ड्रामा हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री कहते हैं। मतलब पहले तो हम क्या जानना चाहेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट्स, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना कितना किस किस यूनिट सिस्टम में होता है, ठीक है। और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन, थर्मोमीटर्स कैसे बनते हैं, और टेम्परेचर स्केल्स, ये सारा थर्मोमेट्री का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड का एक्सपेंशन, लिक्विड का एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। इतना होने के बाद हम जाएंगे केटीजी में। मतलब फिर हम थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ेंगे, गैसेस की पढ़ेंगे। तो पहले हम केटीजी में मतलब आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। मतलब ऐसे चलेगा चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो जरा चैप्टर, मतलब इसको पूरा ऐसे कह सकते हो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हो चैप्टर। लेकिन पहली यूनिट तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, थर्मोमेट्री। लिखो इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स we will study fundamental physical quantity temperature। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। अरे 7 फंडामेंटल में आता है कि नहीं आता है। वी विल स्टडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर एज वेल एज other derived physical quantities, other derived physical quantities such as heat, internal energy, entropy, etc. ठीक है। अब यानी कि इस पूरे चैप्टर की फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, टेम्परेचर है। हाँ या ना, इसी के आसपास घूमने वाला सब कुछ, ठीक है। तो लिखो जरा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो क्या होता है, लिखो इट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, it is macroscopic quantity of thermodynamics, it is macroscopic quantity of thermodynamics which gives sensation of hotness or coldness, which gives sensation of hotness or coldness, and SI unit of temperature is Kelvin, and SI unit of temperature is Kelvin. क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ये मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये क्या बताती है, मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। वही बोला हमने कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बता रहा है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। लिखो जरा लोवेस्ट टेम्परेचर अचीव्ड इन लैब, लोवेस्ट टेम्परेचर अचीव्ड इन लैब इज 2 × 10⁻⁸ केल्विन। होता तो इससे भी कम होगा, लेकिन हम इससे छोटा टेम्परेचर अभी तक मेजर कर नहीं पाए या निकाल नहीं पाए, ठीक है, इतनी बात। तो लोवेस्ट टेम्परेचर अचीव्ड इन लैब इज 2 × 10⁻⁸ केल्विन, एंड highest temperature in lab is 10⁸ Kelvin. ठीक है, इतनी बात।
अब टेम्परेचर का कंसेप्ट आया कहाँ से? ठीक है, पहली बात तो टेम्परेचर पहली बार कैसे पता चला कि टेम्परेचर भी कोई क्वांटिटी होती है? लिखो जरा, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर was first observed from zeroth law of thermodynamics. उसमें क्या था कि अगर दो बॉडीज, ठीक है, इतनी बात, कांटेक्ट में लाई जाएं और वो एक दूसरे में को हीट एक्सचेंज ना करें, तो हमने कहा बॉडीज किस में? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब किस में? टेम्परेचर क्या है? दोनों का बराबर है। तो लिखो जरा, लिखो, लिखो, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if two bodies A and B are in thermal equilibrium with third body C separately, इसका मतलब समझ में आया? थर्ड बॉडी सी सेपरेटली मतलब ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, देन वी कैन से ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब टेम्परेचर मेजर कैसे करा गया होगा? ठीक है, लिखो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब एक बात बताओ यार, अगर मान लो मेरे पास कोई लेंथ है, ऐसे देखते हैं, कोई मटेरियल है, ये रॉड है, ठीक है, सॉलिड है, कैसा है? सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता, चलो लेंथ, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो, ये कोई लेंथ है, ठीक है। अब अगर गर्मी होती है तो लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठंडी होती है तो लेंथ क्या करेगी? घटेगी। तो हमने क्या कहा? दिस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। बस हमने एक चीज का ध्यान रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो है, लेकिन इसकी पावर n अगर मैं कह दूं कि टेम्परेचर के स्क्वायर के, टेम्परेचर के क्यूब के है, टेम्परेचर की पावर 1 के है, तो हम हमेशा क्या ध्यान रखते हैं कि n की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है। बात समझ में आई कि भाई टेम्परेचर और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या होना चाहिए? लीनियर रिलेशनशिप हो, तो फॉर्मूला आसान सा बनता है। और अगर स्क्वायर वाला हो या क्यूब वाला हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? थोड़ा सा खराब सा बनेगा। तुम्हारा पर्पस क्या है कि हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पकड़ेंगे जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली क्या कर रही हो? वेरी कर रही हो। जैसे मैं कहूं, मैंने एक ग्लास के ट्यूब में मरकरी भर दिया यहां पर, ऐसे, ठीक है। अब जब टेम्परेचर 0 डिग्री था मान लो, तो ये वाली लेंथ थी। जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये वाली लेंथ आ गई, ये थोड़ा एक्सपेंड कर गया, और बढ़ा तो यहां तक एक्सपेंड कर गया। तो मैं एक क्या बना सकता हूं? फॉर्मूला बना सकता हूं विद वेरिएशन ऑफ लेंथ विद व्हाट? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या करा, सिर्फ लेंथ ही नहीं, ऐसे ही एयर ले लो, मान लो एक बलून है 0 डिग्री पर, ये वॉल्यूम है गैस का। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो बलून का साइज बढ़ गया। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट लीनियर रिलेशन किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इतनी बात। मतलब मैं कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को एसोसिएट करूंगा टेम्परेचर के साथ, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए? लीनियर आना चाहिए। अगर लीनियर नहीं है तो हम उसको रिजल्ट में नहीं लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि वेरी नहीं कर रहा होगा, कर सकता है, लेकिन मुझे कैसा रिजल्ट बनाना है कि टेम्परेचर और जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे वेरी करे? लीनियरली, ताकि फॉर्मूला क्या बन सके? आसान बन सके। तो लिखो जरा, क्या लिखा हमने? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। लिखो, any device which is used to measure temperature is called thermometer. Any device which is used to measure temperature is called thermometer. कोई भी डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। अब लिखो,
thermometer makes use of some property. Thermometer makes use of some property like length of mercury column, comma, pressure of gas, comma, volume of gas, comma, resistance of conductor, etc., which vary with change in temperature, which vary with change in temperature. क्लियर इतनी बात? मैंने क्या कहा कि थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आएगा, और थर्मोमीटर कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी पकड़ेगा सब्सटेंस की, जैसे मरकरी कॉलम का लेंथ, किसी गैस का प्रेशर, किसी गैस का वॉल्यूम, किसी कंडक्टर का क्या रेजिस्टेंस, जो किसके साथ वेरी कर रहा होगा, टेम्परेचर के साथ। ठीक, इतनी बात। अब क्या कहानी है, लिखो, जनरली वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, generally variation of physical quantity with temperature should have linear relationship. ज्यादातर हम कैसे थर्मोमीटर बनाते हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा होगा, जनरली वर्ड यूज करा मैंने, ऐसा नहीं कहा कि नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या रहे, आसान रहे। जनरली वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद टेम्परेचर should have linear relationship. अब जरा हम टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखो थर्मोमीटर, लिखो थर्मोमीटर। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी, लीनियरली, ऐसे ही कहा ना मैंने। ठीक है, तो अब मान लो थर्मोमीटर लिख रहे हैं, लेट, चलो पहले तो थर्मोमीटर लिख रहे हैं, ओल्ड थर्मोमेट्री, कौन सी, पुरानी वाली। ओल्ड थर्मोमेट्री पहले कैसे लेते थे, लेट एक्स बी फिजिकल क्वांटिटी वेरिंग लीनियरली विद टेम्परेचर, एक्स बी फिजिकल क्वांटिटी वेरिंग लीनियरली विद टेम्परेचर। एक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली। क्लियर है, लेट एक्स बी फिजिकल क्वांटिटी वेरिंग लीनियरली विद टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब तो ये हमारे पास x है, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर प्लस सम अदर कांस्टेंट। जरा देखो लीनियर रिलेशन है या नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, टेम्परेचर के बदलने पर फिजिकल क्वांटिटी क्या करेगा, बदलेगा। a और b क्या है, कांस्टेंट्स है। अरे क्लियर है, ठीक है, तो हमने ये ऐसे लिख लिया, ना मुझे a पता है, ना मुझे b पता है, ना मुझे x पता है, ना मुझे t पता है, लेकिन एक चीज जरूर, x हम मेजर करेंगे किससे, जैसे मैंने लेंथ लिया, ये मरकरी लिया, ये जो बचपन से थर्मोमीटर यूज कर रहे हो, यहां पर मरकरी भर दिया। ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या करता हूं, इस मरकरी को आइस बाथ में डालता हूं, मतलब वो बर्फ वाले डब्बे में भर देता हूं। तो यानी कि मैंने इसको किस में रखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, एक्स का वेरिएशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, लिखो जरा, ओल्ड थर्मोमीटर में क्या कह रहा है, लिखो, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज मेजर्ड एट फ्रीजिंग पॉइंट।
मतलब हमने क्या करा, इस थर्मोमीटर को किस में डाला, किस में डाला भाई, आइस बाथ में, ठीक है, इतनी बात। और ये लेंथ मान लो यहां तक आ गई, कहां तक है, यहां तक है। तो हम ये एक्स को मेजर कर लेंगे, एक्स एट आइस पॉइंट, हाँ या ना, या फ्रीजिंग पॉइंट मेजर हो जाएगा कि नहीं, ये स्केल तो लगा ही होगा साथ में, स्केल से मेजर कर लोगे। तो क्या आ गया, एक्स ऑफ आइस इज इक्वल टू ए इंटू टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट का है ना, फ्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैंने, क्या वर्ड यूज करा, एक्स इज मेजर्ड एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक्स एफ इज इक्वल टू ए इंटू टी एफ प्लस बी। आपको ये टेम्परेचर पता होता है टी एफ, और एक्स एफ पता है, लेकिन क्या अननोन है, ए और बी अभी भी अननोन है। अब हम क्या करेंगे, इसी बवाल को किस में डालेंगे, लिखो नाउ, लिखो ये इक्वेशन लिखते जाओ। ये तो मैंने कहा ऐसा रिलेशन होगा, मैंने ये कहा था। फिर मैंने क्या करा, मुझे फ्रीजिंग पॉइंट पता है वाटर का, ठीक है, इतनी बात, फ्रीजिंग पॉइंट पता है, तो मैंने उस फ्रीजिंग पॉइंट में डाल दिया किसको, इसको। तो एक्स की वैल्यू मेजर कर ली, तो ये पता है, ये पता है, ए और बी अननोन है। अब लिखो जरा, नाउ एक्स इज मेजर्ड इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जरा देखो, एक्स बॉइलिंग इज इक्वल टू ए इंटू टी बॉइलिंग प्लस बी। ये आ गया कि नहीं आ गया, दोनों मेजर कर लिए हमने। अब आप एक काम करो, अब आप ए और बी निकाल लो। क्या निकाल लो, ए और बी। ए और बी निकाल के आप यहां डाल दोगे, जरा निकाल के देखते हैं बेटा। आप क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी से बी कट जाएगा, ए कम्स आउट टू बी, ए किसके बराबर आया, एक्स बी माइनस एक्स एफ अपॉन टी बी माइनस टी एफ। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। अब आप ए की वैल्यू यहां डाल दो या यहां डाल दो, आपको बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बी कितना मिलेगा, बोलो भाई, बी कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, वैल्यू डालो, देख लो। एक्स एफ इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो B इज इक्वल टू, जरा देखना कितना है यार, देखो कितना आ रहा है, एक्स एफ टी बी एक्स एफ टी एफ, एक्स एफ टी एफ कट जाएगा, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास। अब जरा देखो एक मिनट, अब आसान हो गया, खेल खत्म। हमें क्या फॉर्मूला बनाना था, ये वाला बनाना था, तो बन गया x इज इक्वल टू ए कितना, एक्स बी माइनस एक्स एफ अपॉन टी बी माइनस टी एफ इंटू टी प्लस एक्स एफ टी बी माइनस एक्स बी टी एफ अपॉन टी बी माइनस टी एफ। ये आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला। अब रुको एक मिनट, ध्यान से देखो, पहले फॉर्मूला ध्यान से समझ लो, दोबारा बता दूंगा क्या कहानी चली हमने। आप एक बात बताओ, आपको टीबी पता है, बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही है वाटर का, टीएफ पता है, हाँ या ना। उस सिचुएशन में आपने उस मरकरी कॉलम की एक्स बी और एक्स एफ निकाल लिया था, तो आपको ये पूरी चीज पता है, ये पूरा ड्रामा पता है, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो, अब आप, जब मैंने इसके मुंह में थर्मोमीटर दिया, ठीक है, इतनी बात, तो मुझे मरकरी की लेंथ मिल जाएगी, अरे एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, मुझे ये पता है, ये पता है, तो टी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। भाई अगर एक्स लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम है,
तो इसके मुंह में जब हम थर्मोमीटर देंगे तो एक्स हम देख लेंगे भाई इतना आया एक्स, है ना, एक्स पता चल गया, ये सब पता ही था। टी आ गया कि नहीं आ गया भाई? हमने उस मरकरी कॉलम को एक बार इसके मुंह में नहीं, पहले किस में दिया, आइस बात में, तो हमने क्या निकाला एक्स एफ। फिर हमने किस में दिया, बॉइलिंग पॉइंट में, हमने क्या निकाला एक्स बी। ठीक है, उससे हमने यहां पर पुट करके फॉर्मूला निकाल लिया एक्स का। ठीक है, अब अलग अलग आदमी के मुंह में थर्मोमीटर रखेंगे, अलग अलग लेंथ आएगी और अलग अलग क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। अरे क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसे। क्लियर सबको? तो मैंने डिराइव करा फॉर्मूला पहले, अब फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, हाँ या ना भाई? हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पता थे, किसके, वाटर के। तो हमने एक बार बॉइलिंग पॉइंट में रखा, हमें क्या मिला, एक्स बी मिल गया। एक बार मेल्टिंग पॉइंट में रखा, क्या मिल गया, एक्स एफ मिल गया। ठीक है, उसको हमने यहाँ जो रिलेशन था उसमें डाल दिया। हाँ, तो ग्लास के अंदर होता है वो, ऐसे थोड़ी मरकरी इसके मुंह में रख दूंगा, मर जाएगा तो। नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। उस मरकरी के थर्मोमीटर को पहले मैंने आइस बाथ में रखा था। किस में रखा, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो मरकरी की लेंथ मिली मुझे फ्रीजिंग की, फिर मरकरी की लेंथ मिली किसकी, बॉइलिंग की। वही काम करा मैंने, मरकरी की ही लेंथ निकाली किस पे, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पे। फिर ठीक है, वाटर के। ठीक है, अब वो निकालने के बाद मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल के यहां डाल दी। अब एक बात बता, अब उसी मरकरी को अगर मैं इसके मुंह में रखता हूं तो कुछ लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ गई तो मुझे उसी हिसाब से क्या, लेंथ जैसी मिलेगी मुझे क्या मिल जाएगा, टी। बात खत्म। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने उस रिलेशन को यूज करके निकाल, वो रिलेशन आता है। मैंने क्या कहा था, लीनियर रिलेशन शुड बी यूज्ड। मैंने क्या कहा था, फिजिकल क्वांटिटी और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन यूज करना है मुझे, लीनियर। ठीक है, इतनी बात। तो मैं लीनियर फंक्शन बना दिया मैंने कोई, और लीनियर फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने वो लिखा। ठीक है सर, इसमें बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के उसमें क्या चीज, जो आपने निकाला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर इज व्हाट गिवन टू अस। तो बाकी अगर कोई ऐसा जनरल सा रिजल्ट बता दे जो गिवन हो, हमेशा फिक्स हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ले लूंगा। ठीक है, और अभी नई थर्मोमेट्री में करूंगा वो काम, ये तो ओल्ड था। अब हो गया भाई, कोई इशू है इसमें? अब आप एक काम करो, अब लिखो मरकरी थर्मोमीटर। अब यहां से टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता दूं, आगे सिंपली। अब लिखो मरकरी थर्मोमीटर, या आप एक काम और कर सकते हो, मैं और बता देता हूं। ये हो गया, मिटा दें इसे। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि मैं ऐसे लिखता, T इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर रिलेशन था। अरे बी उधर जाके माइनस बी हो जाता और स्लोप क्या हो जाता, 1/a हो जाता, क्या फर्क पड़ रहा उससे, हाँ या ना, ऐसा भी तो लिख सकता था। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले एक बार मैंने इस ड्रामे को किस में रखा, आइस बात में। तो टी एफ इज इक्वल टू ए एक्स एफ प्लस बी। फिर हमने रखा बॉइलिंग पॉइंट में ए एक्स बी प्लस बी। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे अगेन ए और बी निकालने हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बी माइनस टी एफ अपॉन, हाँ या ना। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, भगवान बी फिर निकालना पड़ेगा, निकालो। हाँ तो बताओ ना। अब ए की वैल्यू यहां डाल दो, टी एफ इज इक्वल टू, मतलब कुछ भी बोल देना। ये आ गया, हाँ या ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसे,
अरे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड था, क्या था? ये x XF था इसके साथ, क्या था? XF, हाँ या ना? चलो TFXB, TFXF, TFXF कट गया, माइनस TBXF अपॉन XB माइनस XF। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। yes अब ये पुट कर दो तो आपको सीधे सीधे टेम्परेचर मिल जाएगा। उधर तो उल्टा, पहले x डालना पड़ रहा था, इधर लाना पड़ रहा था, ठीक है। तो अब क्या आ गया? T इज इक्वल टू ए की वैल्यू रही कितना? TB माइनस TF अपॉन XB माइनस XF, हाँ या ना? इंटू x प्लस TFXB माइनस TBXF अपॉन XB माइनस XF। ये आ गया। अब जरा देखो, अब मैंने इसके मुंह में रखा थर्मोमीटर, x की वैल्यू पता है, जैसे ही x की वैल्यू पता चलेगी, ये पता है, ये पता है, T आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात, कुछ भी कर लो। हो गया भाई। अब जरा हम थर्मोमीटर बनाते हैं, ठीक है, एक एक करके। सर दोनों से वैल्यू सेम है। क्या चीज? लड़की सेम ही आएगी, ठीक है। अब जरा प्रॉपरली बना लेते हैं एक दो, फिर बात करते हैं। अब लिखो जरा, मरकरी थर्मोमीटर ऑन सेल्सियस स्केल। किस स्केल पे बना रहे हैं? सेल्सियस स्केल पे, ठीक है। तो डॉक्टर के पास होता है फ़ारेनहाइट वाला होता है, पता है ना? मरकरी वाला जो होता है, तो मरकरी थर्मोमीटर ऑन सेल्सियस स्केल। लेकिन जो आजकल ये वाले आ रहे हैं, जो हाथ डिजिटल वाले, ये सेल्सियस स्केल में है। ये गार्ड साहब के पास तो वो क्या कहते हैं, कुछ अलग ही दिखाता है, 37, 36 ऐसे दिखाता है। अच्छा, उसमें दोनों हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है। तो गार्ड साहब को कैसे पता चलेगा 37 वाला बुखार है या 97 वाला बुखार है? चलो अब देखो भाई, क्या कह रहा था, मरकरी थर्मोमीटर ऑन सेल्सियस स्केल। अब ध्यान से सुनना भाई, रुको। टेम्परेचर, अच्छा मरकरी में किससे मेजर करेंगे? लेंथ के वेरिएशन से। तो लिखो जरा, लिखो, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम विल वेरी विद टेम्परेचर। लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम विल वेरी विद टेम्परेचर। और किस स्केल पे ले रहे हैं? सेल्सियस स्केल पे। तो निकम्मो देखो, सेल्सियस स्केल पे टीबी कितना होता है? 100। अरे पता है ना? और टीएफ कितना होता है? पता है ना? चलो, अब जो रिलेशन है दैट इज टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? लेंथ। अरे क्या आएगा? लेंथ आएगा, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब जरा देखो, मैंने एक बार इसे किस में डाला? फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। तो लेंथ, तब टेम्परेचर कितना? 0 इज इक्वल टू ए एल नॉट प्लस बी। डाला और लेंथ मेजर कर ली। अरे कर सकता हूं ना? अब मैंने इसको किस में डाला? बॉइलिंग पॉइंट में। कितना? 100 इज इक्वल टू ए एल 100 प्लस बी। अरे कोई दिक्कत है इसमें? अब ए और बी कैलकुलेट कर दूं? कर दूं? चलो पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ए कितना आ गया? 100 अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट, एल एट 0। और बी कितना आ गया भाई, जरा बताओ निकम्मो? बी आ गया ए एल नॉट माइनस ए एल नॉट ना। तो बी इज इक्वल टू माइनस 100 एल नॉट अपॉन एल 100 माइनस 100 क्यों करा मैंने? अच्छा, ए की वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। ये आगे ए और बी, आगे कि नहीं आगे? अब ए और बी डाल दूं? तो डाल दूं भाई। तो जरा देखो टी कितना आया। टी इज इक्वल टू ए
ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? यस सर। बन गया। अब मजेदार बात देखो, एक मिनट सुनो, फॉर्मूला क्या बना ध्यान से देखना। अब आपने इसके मुंह में थर्मोमीटर डाला, सुनो एक मिनट, तो एल आ गया होगा कुछ, एल आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। एल नॉट पता है, एल 100 पता है, तो ये सारी चीज पता हो गई। इनटू 100 होता ही क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर इतनी बात? तो क्या आया फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखो, T इज इक्वल टू, अगर सेल्सियस स्केल का देखो, T इज इक्वल टू 100 इंटू x माइनस एक्स एफ अपॉन एक्स बी माइनस एक्स एफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल्सियस स्केल का यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नोट करो, कोई बात नहीं, इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो मरकरी थर्मोमीटर इज हैविंग रेंज। देखो अब ये सब जो फालतू बातें ना याद करने वाली, रेंज और ये सब मेडिकल में जरूर आ सकती हैं भाई, ठीक है इतनी बात। क्योंकि मरकरी थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और किसी गैस का प्रेशर थर्मोमीटर या वॉल्यूम थर्मोमीटर, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा रेंज होगी, किसकी कम होगी, ये सब फालतू बातें ही पूछ लेता है मेडिकल में, ठीक है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं लिखा दूंगा, याद करना तुम्हारा काम है, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर इज हैविंग रेंज फ्रॉम -39 डिग्री सेल्सियस टू -39 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियस। -39 से लेके 357, ठीक है, 357। अब लिखो जरा, मरकरी थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मरकरी का जो क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज -39 एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज व्हाट 357। तो उसके बाद वो लेंथ में वेरिएशन नहीं, हवा बन के उड़ जाएगा एक केस में, और एक केस में सॉलिड हो जाएगा, तो कैसे लंबा कर पाएगा उसे, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब लिखो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब देखो सेम रिजल्ट बनेगा, हालांकि देखो एक मिनट, अब यहां पर हम प्लेटिनम लेंगे। देखो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा 9th-10th क्लास में, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है, पढ़ा है ना, उसी रिलेशन को यूज कर रहे हैं। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, देखो मैं दोबारा डिराइव कर देता हूं, हालांकि सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? अरे यार रेजिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस मान लो कितनी है, R0 है, सेल्सियस वाला ही बना रहा हूं मैं, कौन सा बना रहा हूं, सेल्सियस वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। तो 0 डिग्री पे कितना R0 रेजिस्टेंस था, 100 डिग्री पे कितना R100, फिर A निकाला हमने दिस माइनस दिस करके, और B कितना हो गया, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब वैल्यूज पुट करते जाओ, यहां पुट कर दिया हमने इसमें, तो ये क्या हो गया, वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो, ठीक है इतनी बात क्लियर है, सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? अब मजेदार बात देखो, अब मैं जनरलाइज कर सकता हूं सेल्सियस स्केल का, टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट या एक्स एफ अपॉन एक्स बी माइनस एक्स नॉट या एक्स एफ, हाँ या ना? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं सेल्सियस स्केल का थर्मोमीटर का फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, कोई भी हो। बढ़े आगे,
तो सेल्सियस स्केल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, T इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब 0 डिग्री पे, अपॉन एक्स 100 जल्दी आइए लड़की। ये आ गया कि नहीं आ गया, कोई इशू है इसमें? ठीक है भाई, अब कुछ भी ले लो आप, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी को डाउट हो भाई तो अभी बता दो, क्योंकि थर्मोमेट्री की कहानी खत्म होने जा रही है। ठीक है, अब हो गया ये। अब लिखो जरा, हमें पता है, चलो कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, सबने केमिस्ट्री पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया ना, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर बदल तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, बदलेगा। तो हम ये जो भी बातें कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट, 32 फ़ारेनहाइट। अरे यार 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में कितना होगा, 273.15। ठीक है, इतनी बात, 273.15। तो लिखो जरा, लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा हाँ, हमने रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की रेंज तो लिखी नहीं, लिखो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज फ्रॉम -170 डिग्री सेल्सियस, -170 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज फ्रॉम -170 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। इतना रेंज का टेम्परेचर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, अब लिखो जरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर, 0 डिग्री सेल्सियस, कॉमा 32 फ़ारेनहाइट and 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। अब लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना, कॉमा 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 373.15 केल्विन, 375.15 केल्विन, सॉरी 373.15 केल्विन। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, और भी कोई टेम्परेचर के मेजर करने की यूनिट्स होती हैं? मतलब मैंने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन बताया, ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन ये भी बता दिया, और भी कोई होता है किसी को? अलग अलग जगह पे नहीं होती हैं, सभी जगह पे होती हैं। रैंकाइन एंड र्यूमर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स को, अगर कहीं टेम्परेचर मेरा मान लो 70,000 डिग्री सेल्सियस हो रहा है या 7 लाख डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए, जैसे बड़े डिस्टेंसेस के लिए हम एंगस्ट्रॉम और क्या कहते हैं, सॉरी एंगस्ट्रॉम छोटे के लिए होता है निकम में, बड़े के लिए क्या कहते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, वैसे यूज करते हैं। तो ऐसी बड़े टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम रैंकाइन और र्यूमर यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें मतलब है नहीं, क्योंकि हमारी किताबों में नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं कन्वर्जन करना चाहूं किसका, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, इस तरीके से, तो कन्वर्जन कैसे करेंगे देखो जरा, 1 मिनट रुक जा। हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा था टेम्परेचर किसी भी मोमेंट का माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन, या फ्रीजिंग पॉइंट ना लिख के हम, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट ही लिखो, मेल्टिंग पॉइंट अपॉन
अब जरा देखो, डिग्री सेल्सियस में C माइनस 0 अपॉन 100, नाइन्थ में ही पढ़ा आपने। F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 कितना, 180, इज इक्वल टू K माइनस अपॉन 100। ये रिजल्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे कन्वर्जन यार Yes. भाई, C माइनस मेल्टिंग पॉइंट, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में था, माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, वहां भी बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नोट करो इसे। अब लिखो जरा, ये तो कन्वर्जन हो गया आपस में। हीट कौन से साल में था, 9th में 10th में? चलो कोई बात नहीं। अब लिखो मॉडर्न थर्मोमेट्री। मॉडर्न थर्मोमेट्री, ये तो पुरानी वाली हो गई कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। कैसा, लीनियर। ये कौन सा था, ओल्ड वाला। अब आते हैं मॉडर्न थर्मोमेट्री में। सबसे पहले लिखो जरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अब ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? कोई बताएगा भाई? केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ बता दें। 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन। क्या खासियत है इस टेम्परेचर की? इस टेम्परेचर पे गैसेस सीज टू एग्जिस्ट इस नीचे। cease to exist या all types of molecular motion cease to exist? गैसेस ऑल टाइप्स, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन सारा बंद हो जाएगा ना भाई। स्पीड्स किसके बराबर होती थी, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती थी। कोई भी टाइप की स्पीड हो, चाहे आरएमएस हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, या क्या कहते हैं एवरेज हो, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो सारा खेल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। लिखो एट 0 केल्विन at 0 Kelvin, all types of molecular motion cease to exist ठीक है। all type of molecular motion क्या कहते हैं, motion cease to exist and at this temperature P is equal to 0, V is equal to 0 as T is equal to 0 Kelvin, PV is equal to nRT होता था, हाँ या ना? तो P भी 0, V भी 0 at T is equal to 0 Kelvin। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एक और टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट, होता है? तो लिखो जरा ट्रिपल पॉइंट, ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर? ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा है, हाँ बता। 0.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्यों, क्या सिग्निफाई करता है? इसमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पे, सही कह रहा है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे चल करके बाद में। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये लिख लें कि क्या होता है, ठीक है, कितना होता है। लिखो जरा, ट्रिपल पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो फेज चेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसका काम यूज लेना है। ठीक है, तो लिखो जरा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तूने वाटर का बताया था, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट इज टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट इज टेम्परेचर at which all three states of matter coexist in equilibrium, coexist in equilibrium। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? आज जो भी लेक्चर चल रहा ना, वो आपको याद करना पड़ेगा। आज का लेक्चर भाई मैंने आपको सिर्फ एक बात काम की बताई है, क्या कि टेम्परेचर और किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप। बाकी सब याद करने वाला ही चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब तो क्या कहा मैंने, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे क्या कहते हैं, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं। लिखो फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इतना होता है।
वाटर के लिए कितना 273.16 केल्विन और कितना डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई? प्रेशर क्या चीज? अलग होता है 4 mmHg। प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट वो भी लिख देता हूँ भाई मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इज 4 mmHg। खुश? अब देखो मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या करा उसने, ठीक है, हो गया इतना। चलो अब लिखो आइडियल गैस थर्मोमीटर्स, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स। इसमें भी पहला कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। एक कंटेनर के अंदर हमने गैस भर दी भाई निकम्मो, एक लोहे के कंटेनर के अंदर गैस भरी है, ठीक है, इतनी बात, या स्टील के कंटेनर के अंदर। अब आप टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदलोगे तो स्टील तो एक्सपेंड करेगा नहीं उतना, हाँ या ना? तो गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, इसका मतलब फिक्स रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, अब जरा देखो हमने क्या करा। अब एक बात बताओ, आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, और ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स, और इसके अंदर गैस है। कैसी गैस है इसके अंदर, हाँ या ना? अब एक बात बताओ निकम्मो, वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, हम टेम्परेचर बदलेंगे तो सिर्फ क्या बदलेगा, प्रेशर, हाँ या ना? हम टेम्परेचर बदलेंगे तो सिर्फ क्या बदल सकता है, प्रेशर बदल सकता है, बाकी कुछ नहीं बदल सकता। तो मैंने क्या करा, P और T का अब कैसा रिलेशन है जरा बताना, लीनियर रिलेशन है, तो लीनियर हो गया सीधे सीधे। तो मैंने क्या करा, एक बार इस गैस को ट्रिपल पॉइंट पे ले गया, कौन से टेम्परेचर पे, ट्रिपल पॉइंट पे। तो मैंने मेजर करा P TR, पता है 4 mmHg, लेकिन वो वाटर के लिए होता है, गैस के लिए कुछ और होगा, ठीक है, वो मेजर कर लेंगे हम किससे, गॉज क्या कहते हैं, कौन सा था वो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, क्या कहते हैं तुझसे, मैनोमीटर। PTR V इज इक्वल टू nRT/TR, ये तो पता है आपको। अरे एक बार इसे पानी में रखा जिसका टेम्परेचर कितना था 273.16, क्लियर है, ये आ गया। अब मान लो इसके मुंह में रख दिया इसे, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब इसके मुंह में रख दिया तो इसके कुछ प्रेशर फिर आ गया P, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, हाँ या ना, इज इक्वल टू nR, टेम्परेचर इसके मुंह का, प्रेशर फिर मैंने किससे मेजर कर लिया, मैनोमीटर से। अब दोनों को डिवाइड कर दो, मेरे पास आंसर है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सिर्फ ये निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो। T इज इक्वल टू P अपॉन P TR इंटू व्हाट T TR। ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया टेम्परेचर और इसमें, अरे आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, नोट करो इसे। अब TTR क्या लिख दोगे, 273.16। अरे यस हो नो, पक्की बात है, बुखार नापने काम तो नहीं आता होगा ये, कैसे रखे कंटेनर को मुंह में, नहीं बात बनेगी, किसी और काम। क्या चीज भाई, ये आइडियल गैस थी, इसके अंदर वॉल्यूम इसका फिक्स है, इसको मैंने एक बार किस में रख दिया, वाटर एट दिस टेम्परेचर, तो कुछ प्रेशर होगा इसके अंदर, नया प्रेशर हो गया होगा कुछ, वो कैसे मेजर करा मैंने, मैनोमीटर से कर लिया मेजर, ठीक है। अब फिर मैंने इसी को इसके मुंह में रख दिया, ठीक है, अब इसके मुंह का टेम्परेचर बताना है, ठीक है, इतनी बात। प्रेशर कुछ आ गया होगा, उसको मैंने फिर से गॉज मैनोमीटर से मेजर कर लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, T आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब लिखो तो ये हमारे पास खेल खत्म होता है भाई किसका,
थर्मोमेट्री का, ठीक है। ये मॉडर्न थर्मोमेट्री थी, किसके साथ कंपेयर करके, ट्रिपल पॉइंट के साथ, और ओल्ड वाला क्या था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कहते हैं, कंपेयर करके, और वहां पर क्या था, लीनियर वेरिएशन ऑफ फेज, यहाँ भी लीनियर ही आया वेरिएशन, ठीक है। चलो अब लिखो जरा मेन पार्ट भाई, जहां से सवाल आते हैं, थर्मोमेट्री से कहीं सवाल नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आगे चल के कहीं यूज हो जाए तो हम कर सकें, ठीक है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। अब लिखो थर्मल एक्सपेंशन, ये मेन है भाई। ऐसे ही चलता रहेगा पूरा चैप्टर ही। अब हमारा दिमाग लगाने वाला काम शुरू हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन। एक बात बताओ यार, गैसेस में हम कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होता है, कम होने लगे सेपरेशन, यानी कि उनको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद वो लिक्विफाई हो जाएगा, और ज्यादा हम कम करेंगे तो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं जरा हम, अच्छा एक और चीज, गैसेस में मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या, कम या ज्यादा, कम। यार आइडियल गैस की तो जीरो ही होती है, बड़े बेकार हो यार। अगर तुम लोग आइडियल गैस के पार्ट हो, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, आइडियल गैस के पार्ट हो, ठीक है, तो ये तुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं अगर इसको यहां से उठा करके यहां ले आऊं तो क्या मैंने वर्क करा किसी फोर्स के अगेंस्ट, नहीं करा, और नहीं करा किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, जीरो, हाँ या ना। लेकिन अगर ये लिक्विड होता तो मैं जब इसको इधर की तरफ लेके जाता, दूर दूर लेके जाता, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती, बढ़ती। क्यों बढ़ती, क्योंकि ये इसको दूर जाने से क्या करता, रोकता, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, हाँ या ना। तो अगर मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है, इतनी बात, मोर नेगेटिव होगी। चलो एक मिनट सुन लो, पहले हमने जब वर्क पर एनर्जी चैप्टर करा था, मैंने कहा था अगर मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं इनफाइनाइट सेपरेशन पे, तो मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो, हाँ या ना। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस खुद नजदीक ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, घटती है, और उसके अगेंस्ट ले जाते हैं तो क्या करती है, बढ़ती है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो अगर इन्फिनिटी पे जीरो मान रहा हूं मैं, और ये नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात, और अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं अपने आप, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, पहले मैं समझा दूं आपको क्या कहानी बनने वाली है। मैं क्या बना रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना रहा हूं विद सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं, उनके बीच की बात कर रहा हूं। तो लिखो जरा, लिखो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with separation between molecules, with separation between molecules, ठीक है बेटा। आइडियल गैस तब होती है जब सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाता है, 10 या 15 से ज्यादा, मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच में सेपरेशन 15-20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गया तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, आइडियल गैस कंसिडर करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो अब यानी कि सेपरेशन ज्यादा हो जाए, ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का ही है सेपरेशन, ठीक है, इतनी बात। अब यार 1 मीटर 2 मीटर हो गया तो साला मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उनका, अब मेरे मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स का कोई लेना देना नहीं है, 2 मीटर का सेपरेशन है, ठीक है, इतनी बात। तो मॉलिक्यूल्स में जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं तो बहुत कम सेपरेशन के लिए ही करते हैं, क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था, बहुत छोटा था, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि 10-15 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो भी कोई मतलब नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो किस में कंसिडर हो गए, आइडियल गैस में, आइडियल गैस में कन्वर्ट हो गए, तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई लेना देना नहीं रखते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो अब आइडियल गैस के लिए हम मान सकते हैं सेपरेशन क्या हो गया, बहुत बड़ा,
सेपरेशन बहुत बड़ा हो गया तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जीरो है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो और एक दूसरे से काफी दूर हो गए तो मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या मान सकता हूँ, जीरो। हाँ या ना? तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब जब उनके बीच में सेपरेशन हम कम करेंगे तो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, रियल गैस में। अट्रैक्टिव फोर्स उन्हें अंदर की तरफ खींचना शुरू करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स जब अंदर की तरफ खींचना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और उससे घटेगा तो जीरो से घटना क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो रियल गैस के लिए नेगेटिव होने लगी। अब देखो एक मिनट, ये आइडियल गैस है, जीरो को टेंड कर रहा है। हम थोड़ा सा इधर आए, इधर क्या हो गया, रियल गैस होने लगा। और ज्यादा नजदीक आने लगा तो क्या होने लगेगा, लिक्विफाई। हाँ या ना? ठीक है, और सबसे कम एनर्जी कब होगी, जब वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। हाँ या ना? सॉलिड में सबसे नजदीक होता है कि नहीं होता है? तो सबसे कम एनर्जी किस स्टेट में होगी, सॉलिड वाले स्टेट में। तो ये जो ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है। भाई देखो, पहले मैं ग्राफ बना ही दूंगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास क्या हो गया, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात देखो, इधर जब हम पहुंचे, जब ये बिल्कुल U जीरो को टेंड कर रहा है तो यहां पर हम क्या कहेंगे, कैसी गैस है, आइडियल गैस। इधर की तरफ क्या है, ये क्या होने लगा, लिक्विड वाला पोर्शन। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो यहां पर क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है, बना लो जरा इसे। और ये ग्राफ किसी टेम्परेचर T0 पे है। जब टेम्परेचर हमने क्या रखा, T0, किसका, अगर हम आइडियल गैस देख रहे हैं तब भी टेम्परेचर T0, जब वो लिक्विड हो गया तब भी T0, और गैस हो गया तब भी क्या, सॉरी सॉलिड हो गया तब भी क्या, T0। अगर T0 पे वही दो मॉलिक्यूल सॉलिड के फॉर्म में होते तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इतनी। लिक्विड होते तो इतनी, रियल गैस होते तो इतनी, और आइडियल गैस होते तो कितनी, जीरो। ठीक है, अरे क्लियर है। अब अच्छा, एक और मजेदार बात, लेकिन सॉलिड की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई, उसके बाद ग्राफ कुछ उल्टा सा दिख रहा है, ये बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी। सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे आने पर क्या होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। उससे ज्यादा दबाओगे तो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, अनस्टेबल में। वो दोबारा से क्या करते हैं, रिपल्सिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। कहां से, इस सेपरेशन से कम पे। और यही रीजन हमारा क्या होता है, ऊपर वाला प्लाज्मा रीजन होता है। ठीक है, इतनी बात, उसकी हमें बात करनी ही नहीं होती 11th-12th में। ठीक है, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, यहां तक का मतलब है। ठीक है, इतनी बात। अब ये बात क्लियर है भाई, सेपरेशन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फोर्स भी क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या, जीरो। जब सेपरेशन कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। घटेगी यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। थोड़ा और नजदीक आए तो और अट्रैक्टिव हो गया, और घट गई, और नेगेटिव हो गया। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कब हुआ, सॉलिड वाले पोजीशन में। सॉलिड वाले पोजीशन में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, अब लिखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये कर्व कैसा है, सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है,
अनसिमेट्रिक है। लिखो जरा, लिखो U वर्सेस R कर्व इज अनसिमेट्रिक। यही खेल है सारा का सारा। U वर्सेस R कर्व इज अनसिमेट्रिक। आपने एक चीज देखी होगी कि हम चीजों को गर्म करते हैं तो एक्सपैंड करती हो, हाँ या ना? कोई ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती हो? रबर। हाँ, रबर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट सा कर जाता है, गर्म करो तो ऐसे। रबर प्लास्टिक की बात होगी। कुछ और बता, नया बता कुछ। वुड तो खत्म ही हो जाता है ना, मतलब सॉलिड ही रहे, मतलब वुड अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, कुछ मतलब थोड़ी रहा। क्या कह रहा है? तो सब रबर प्लास्टिक सब पॉलीमर आ गए हो, सारे के सारे सारे पॉलीमर ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, मैक्सिमम पॉलीमर्स। ठीक है, और कुछ किसी को पता हो? मुझे भी नहीं पता है कोई ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट। वो तो पॉलीमर हो गए ना, पॉलीमर छोड़ के कुछ और नया बताओ। वह गधे, सब एक ही प्रजाति के हों, ठीक है। चलो, वो हीट सिंक बनते हैं, वो भी रबड़ के होते ग्लास भी होता है शायद। हैं। नहीं, ग्लास का टूट जाता है। ग्लास एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है? एक्सपेंड करता होगा। वायर्स के ऊपर सर वो हीट सिंक है, तो रबर ट्यूब डाल के लाइटर से सील करते हैं। तो रबर ही तो कर रहा होगा यार। हीट सिंक वही। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ होता होगा जरूर। चलो, रबर तो है ऐसा जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और बाकी ज्यादातर जनरली मटेरियल क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो लिखो जरा, लिखो, वी विल फर्स्ट स्टडी expansion of solids when temperature is increased। पहले हम सॉलिड से स्टार्ट करेंगे, फिर गैस का, फिर लिक्विड का, ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जनरली मैक्सिमम सॉलिड्स एक्सपैंड ड्यूरिंग हीटिंग। ये बात ठीक है। एक दो होंगे जो एक्सपैंड नहीं कर रहे होंगे, जैसे आपने बताया कुछ पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, स्टायरोफोम हो गया, थर्मोकॉल हो गया, ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं? एक्सपैंड नहीं करते। तो जनरली मैक्सिमम सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब हम आते हैं कारण क्या है एक्सपैंड करने का, ठीक है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? सेपरेशन है, हाँ या ना? कितना सेपरेशन है? आर नॉट। एट व्हाट टेम्परेचर? टी नॉट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? यू नॉट। मान लें ऐसा। चलो, अब आप एक काम करो, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, इतनी बात। इनके बीच में सेपरेशन कितना है? आर नॉट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये आर नॉट ऐसा नहीं कि फिक्स होता है। ये मॉलिक्यूल इसी जगह पर क्या कर रहा होता है? ऑसिलेट। और ये भी इसी जगह पर क्या कर रहा होता है? ऑसिलेट कर रहा होता है। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस होता है इनके बीच में, वो है आर नॉट। तो जरा देखो, ये मॉलिक्यूल इधर तक जा सकता है मैक्सिमम, दिस इज व्हाट? R1। और अंदर की तरफ ऐसे आ सकते हैं दोनों, दिस इज व्हाट? R2। ये ऐसे ऐसे कर रहे होंगे ना, ठीक है। R1 प्लस R2/2 इज व्हाट? R नॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है। तो अब जरा देखो,
मैक्सिमम सेपरेशन कितना है बी, यहां से देखो ये इधर की तरफ कितना गया, पहले आर नॉट था सेपरेशन, अब एक्सपेंड कितना हुआ बी, और अंदर की तरफ कितना आया ए। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, बी बड़ा है ना, यानी कि ओवरऑल किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का मिड पॉइंट, अरे ये ए और बी का मिड पॉइंट कहां जाएगा जरा देखो, इधर की तरफ चला जाएगा कि नहीं। तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया आर, एंड आर इज ग्रेटर देन आर नॉट और नॉट, यानी कि थोड़ा सा क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया कि नहीं कर गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब सेपरेशन कितना हो गया, आर हो गया, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो मैक्सिमम सेपरेशन उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना, यहां से लेके यहां तक कितना बी, और मिनिमम सेपरेशन कितना उनके बीच में ए, इधर से ले लेते हैं चलो ये और भी, कोई दिक्कत नहीं हो, मुझे कोई समस्या नहीं, ये ए और ये कितना बी, तो अब इनके बीच में एवरेज क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा जहां मैंने पिंक कलर से दिखाया है, तो इसका तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़ा सा दूर हो गए, ठीक है इतनी बात। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर गई, बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मतलब सेपरेशन क्या कर गया, बढ़ गया, लेस नेगेटिव से क्या हो गया, सॉरी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव, ठीक है इतनी बात। तो सेपरेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। चलो इस बात को हम कल एक्सप्लेन करेंगे और ढंग से, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि यही यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से पूरा थर्मोडायनेमिक्स चलता रहेगा।